हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, डीलेड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं और आज का पीवाईक्यू रहने वाला है 2017 का पेपर और विषय का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। पेपर 2 है ये। आइए, 40 क्वेश्चन आता है साथियों, 40 क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है साथियों पीवाईक्यू, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में देखा होगा जो है पूरा क्वेश्चन भर भर के पीवाईक्यू आता है और वहीं से एक दो क्वेश्चन अलग से आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। विकल्प ए है नेतृत्व करना, विकल्प बी है योजना बनाना, विकल्प सी है प्रशासन करना, विकल्प डी है प्रबंधन करना। ठीक है, तो योजना बनाना राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। आगे प्रश्न संख्या 2 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संसाधन का समन्वयन नहीं होता है। विकल्प ए है वित्तीय संसाधन, विकल्प बी है भौतिक संसाधन, विकल्प सी है मानवीय संसाधन, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विकल्प ए है गणित विषय का, विकल्प बी है अंतर्निहित गुणों का, विकल्प सी है अंतर्निहित शक्तियों का, विकल्प डी है अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का, विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा अंतर्निहित गुणों का, दूसरा हो जाएगा अंतर्निहित शक्तियों का। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, दोनों को ध्यान में देना होता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 4, और कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। विकल्प ए है उनकी पठन क्षमता के अनुसार, विकल्प बी है उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, विकल्प सी है उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, विकल्प डी है उनकी योग्यता के अनुसार। तो आप खुद सोचिए साथियों कि अगर फर्नीचर जो कक्षा में बच्चे बैठते हैं, छोटे-छोटे बच्चे बैठते हैं, तो उनके किसके अनुसार हो? क्या उनकी योग्यता के अनुसार बैठाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उनके अगर योग्यता के अनुसार बैठाएँगे साथियों तो वो जो है बैठने में दिक्कत होगी, आगे दिखाई ही नहीं देगा तो क्या ही समझ पाएँगे, समझ रहे हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार होना चाहिए, मतलब जितने बड़े हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से उनके उस हिसाब से डेस्क पर बैठाना चाहिए। ठीक है? आइए, प्रश्न संख्या 5 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष कौन-सा है? अनुशासन है, दंड है, डाँट-फटकार है, प्रशासन है। तो राइट आंसर जो है अनुशासन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है अधिगम प्रबंधन का कि अनुशासन रहें। ठीक है, ताकि जो है अनुशासन रहेंगे साथियों तो उनका जो ध्यान है वो नहीं भंग होगा और अच्छे से सीख पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, मान्यता के अनुसार बच्चे के अधिक नज़दीक होते हैं, तो पिता नज़दीक होते हैं बच्चों के, एक माँ नज़दीक होती हैं, एक शिक्षक या भाई-बहन। तो माँ जो है बच्चों के सबसे नज़दीक होती हैं, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखभाल इन्हीं से होता है। आगे है प्रश्न संख्या 7, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। विकल्प ए है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, विकल्प बी है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, विकल्प सी है ग्राम प्रधान, विकल्प डी है अभिभावक। तो बेसिक शिक्षा का प्रधानाध्यापक जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। विकल्प ए प्रबंधन की सफलता को, विकल्प बी धन की उपलब्धता, विकल्प सी कार्यक्रम की सफलता को, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है प्रबंधन की सफलता का, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, लर्निंग कार्नर द्वारा बच्चों के गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। विकल्प ए अवलोकन करने का, विकल्प बी निरीक्षण करने का, विकल्प सी निष्कर्ष निकालने का, विकल्प डी उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर तो साथियों डी होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी का, क्योंकि लर्निंग जो कार्नर होता है
ठीक है, बच्चों में उपयुक्त सभी प्रकार के विकसित होते हैं। ठीक, वे जो है स्वयं अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का तथा निष्कर्ष निकालने के लिए अपने आप में स्वयं जो है होते हैं। तो ये जो है स्वयं निकाल पाते हैं, तो तीनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। तो जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें कक्षा 2 की जो अ, कितनी निर्धारित पुस्तकें हैं, तो 3 पुस्तक जो है कक्षा 2 में निर्धारित की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 3 पुस्तक कौन-कौन सी? तो पहला हो जाएगा भाषा, दूसरा हो जाएगा गणित, तीसरा हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार के समय सारणी बनाई जाती है? विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 3, विकल्प डी है 4। तो जो समय सारणी बनाई जाती है साथियों, वो होती है 3 समय सारणी। कौन-कौन सी होती हैं? ठीक है, एक होती है वार्षिक समय सारणी, दूसरा होता है साप्ताहिक समय सारणी, तीसरा होता है दैनिक समय सारणी। मतलब रोज़-रोज़ क्या-क्या किया जाता है उसकी सारणी बनी होती है। सप्ताह में क्या किया जाता है, वो सप्ताह में लेखा-जोखा ले लिया जाता है, जो भी हुआ रहता है। वार्षिक मतलब अंत में पता कर लिया जाता है, ठीक है, क्या-क्या हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है, समय सारणी उत्तम साधन है। ठीक है, तो ए विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, बी नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, सी शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, डी प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी, तो कौन-कौन सी होगी? विकल्प बी दिए गए हैं इसमें साथियों, 30 से 35 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनका जो है बहुत बड़ा है और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर 30 से 35 मिनट सही है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है, सभी अभिलेख होने चाहिए, तो सही होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, तो सही, वैध, विश्वसनीय डी ऑप्शन में मिल रहा है साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर जो है डी ही सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 15 है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं, कौन-कौन से? विकल्प ए है अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, विकल्प बी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, विकल्प सी है जिला अधिकारी के अधीनस्थ, विकल्प डी है जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अतुल्य प्रश्न आ गया है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? प्रबंधन का मतलब होता है साथियों किसी भी नियम को चलाने के लिए, ठीक है, नियम को फॉलो करना, उसको लागू करना प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको एक विद्यालय दे दिया जाए, आप वहाँ के प्रधानाचार्य हो गए हैं मान लीजिए, तो जब होंगे आप, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करके जब होंगे तो उसमें क्या करेंगे आप खुद सोचिए। को उसको चलाने के लिए आप टॉप पर हैं, तो आप खुद जो है निर्धारित करेंगे कि शिक्षक किसको कौन-सा विषय पढ़वाएँ हम, ठीक है? कौन-सी इसमें सुविधाएँ दिक्कत है खाना बनाने में, किसको-किसको रखना है, क क्या रखना है, ठीक है? और किन-किन लोगों को कहाँ-कहाँ पर लगाना है, विद्यालय की साफ-सफाई कौन करेगा, कैसे उसका प्रबंधन करना है, ठीक है? तो ये सभी जो है प्रबंधन का कार्य होता है, उसको लागू करना, ठीक है? पूरी व्यवस्था करना। तो उत्तर हो जाएगा प्रबंधन लोगों, संसाधनों और प्रक्रियाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि किसी लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, ठीक है? तो विद्यालय का जो पढ़ने-पढ़ाने का मतलब होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, तो उसके लिए जो भी कदम उठाएँगे, वही तो प्रबंधन होगा। प्रश्न संख्या 17 है, कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो कक्षा शिक्षण हेतु जो-जो आवश्यक सामग्री होती है, उसका उल्लेख करना है, तो क्या-क्या सामग्री होती है? आइए देखते हैं। पाठ्य पुस्तक, ठीक है? शिक्षण ग्रहण करने के लिए पाठ्य पुस्तक आवश्यक होती है। अभ्यास पुस्तिका होनी चाहिए, ठीक है? दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए, मतलब जो दिखाना चाहिए, सुनाना, दिखना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, जैसे टेलीविज़न हो गया, ठीक है? आजकल डिजिटल बोर्ड हो गया। कंप्यूटर इंटरनेट होना चाहिए,
ठीक है। बोर्ड, चाक, मार्कर, डस्टर ये सभी जो है सामग्री जो है आवश्यक होती हैं। ठीक है। अगर ये सभी अ, विद्यालय में रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से विकास होगा। ठीक है। शिक्षण सामग्रियों में वृद्धि होगी। ठीक है। वृद्धि जितनी रहेगी उतनी ही ज़्यादा विकास होगा। ठीक। प्रश्न संख्या 18 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। ठीक है। मानवीय जो प्रबंधन होता है साथियों, उनका कार्य क्या होता है, किन किन चीज़ों का घटक क्या होता है, आइए जानते हैं। तो जो मानवीय प्रबंधन होते हैं, योजना बनाना होता है। ठीक है। संगठन बनाना नहीं, मतलब उसका पालन करना है, नेतृत्व करना होता है, संचार करना होता है, प्रेरणा और टीम वर्क करना होता है। ठीक है। और प्रबंधन के प्रमुख ये सभी जो है घटक होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। ठीक है। जो प्रभावी शिक्षक होते हैं, मतलब जो सिखाने पढ़ाने में अच्छे से भूमिका निभाते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होती है उनको बताना होता है। तो प्रभावी शिक्षक अपने विषय का गहन ज्ञान रखते हैं। जो भी शिक्षक जो है प्रभावी होंगे वो अपने विषय में तो माहिर होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि हिंदी का विषय है और उच्चारण का स्थान ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही प्रभाव आप जमा पाएंगे, मतलब ठीक है, तो क्या ही वह टीचर स्थान जमा पाएंगे। तो ये सभी जो है उनके अंदर अच्छे से वो गुण होने चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक है। छात्रों को सीखने की शैली अनुसार विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। जो भी छात्र हैं वो किस प्रकार से सीख पाएंगे, उनकी शैली किस प्रकार से ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उन पर जो है फोकस करना चाहिए। आइए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है। जो अध्यापक होते हैं, जो उनकी धनराशि मिलती है उनको, तो वो कहाँ कहाँ पर लगाते हैं पैसे को, वो जो है ध्यान दीजिएगा। तो पुस्तकों और स्टेशनरी में जो है पैसा लगता है, शिक्षण सामग्री में पैसा लगता है, प्रयोगशाला उपकरण में और शिक्षण प्रशिक्षण में, तथा कक्षाओं और विद्यालयों भवनों को निर्माण व मरम्मत करने में उपयोग किया जाता है उस अनुदान को। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 21 है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण को प्रभावी बनाती है और छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करती है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब है कि जैसे टीएलएम हो गया, जो भी टीएलएम उपलब्ध होती है, ठीक है, बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो उसे को ही जो है शिक्षण सामग्री कहते हैं। ठीक है। इसमें मुद्रित सामग्री होती है, मतलब जो छपी हुई चीज़ें होती हैं, और ऑडियो वीडियो हो जैसे हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए टेलीविज़न हो गया, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। ठीक है। डिजिटल बोर्ड हो जाता है, उसमें भी दिखाई और सुनाई देता है। ठीक है। प्रयोगशाला उपकरण हो गया, जैसे केमिस्ट्री से हो गया, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सभी जो है प्रयोगशालाएँ होती हैं, तो इनकी होना चाहिए। खेल सामग्री भी होना चाहिए, ये सभी जो है शामिल होना चाहिए शिक्षण अधिगम सामग्री में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, लर्निंग कार्नर क्या होता है। ठीक है। तो लर्निंग का कार्नर का मतलब होता है साथियों, जो भी बच्चे प्राइमरी लेवल है या कुछ भी जो भी लेवल होगा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जहाँ तक भी होगा, तो एक लर्निंग के लिए कार्नर बनाया जाता है। मतलब उसी क्लासरूम के अंदर एक कोने पर कुछ किताबें रखी होती हैं और वो बच्चे जो है अपना पढ़ते सीखते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है। लर्निंग कार्नर वह स्थान है जहाँ छात्र स्वतंत्र रूप से सीखते हैं और खोज करते हैं। इसमें पुस्तकें होती हैं, ऑडियो वीडियो सामग्री होती हैं, खेल गतिविधियाँ होती हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये प्राइमरी स्तर पर जानते ही हैं साथियों, तो यहाँ पर तो केवल किताबें ही मिल सकती हैं, खेल कूद का थोड़ा बहुत सामान मिल सकता है। ठीक है। जो अच्छे अच्छे स्कूल है, फैकल्टी ये सभी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। तो इसी को है जो है लर्निंग कार्नर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु सरल होनी चाहिए। जो भी पाठ्य वस्तु है, ठीक है, पुस्तकें हैं, उनकी विषय जो है सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए और नवीनतम और पाठ्यक्रमानुसार हो। भाषा सहज और त्रुटि रहित हो, परंतु आकर्षक हो, चित्र आरेख शामिल हो और अभ्यास प्रश्न हो। ठीक है। छपाई भी स्पष्ट होनी चाहिए, आकार वजन उपयुक्त होनी चाहिए तथा
कीमत जो है उचित होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? ठीक है। तो आप खुद सोचिए साथियों कि समय सारणी आखिर क्यों बनाई जाती है, और आइए जान लेते हैं। समय सारणी समय प्रबंधन मतलब समय को किस किस समय पर क्या क्या कार्य करना है उसका समय का निर्धारण कर दिया जाता है समय सारणी में। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता का मतलब है जैसे आप कोई भी कार्य को करने वाले हैं उस समय के लिए फिक्स किए हैं, तो उस चीज़ों को बढ़ाने के लिए, जैसे समय सारणी अगर पढ़ने के लिए बना है तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तनाव कम करने मतलब इस चीज़ में खेल कूद करना है तो ये इस काम में ये समय निर्धारित करेंगे तो उसमें जो है तनाव को कम करने के लिए ये बनाया जाता है। नहीं तो समय सारणी निश्चित नहीं होती है तो समय बीत जाता है, बाद में पता चलता है ये काम हुआ ही नहीं। ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो है समय सारणी बनाई जाती है, और जीवन को संतुलन बनाए रखने में यह मदद करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। तो पर्यवेक्षण क्या होता है आइए समझते हैं साथियों। पर्यवेक्षण का अर्थ है कार्यों की निगरानी करना, मार्गदर्शन और निर्देशन करके यह सुनिश्चित करना कि अधीनस्थ संगठन की योजनाओं और नीतियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो जो नीति, योजना और जो मार्गदर्शन होता है उन्हीं को जो है निगरानी में कार्य करना पर्यवेक्षण कहलाता है। आइए, समेकित शिक्षा क्या होती है? ठीक है। समेकित शिक्षा का मतलब होता है जो भी उसमें बालक हैं, चाहे किसी भी प्रकार के से रिलेटेड हों, दिव्यांग बच्चे हों या कोई किसी अन्य प्रकार के बच्चे हों, सभी को एक साथ शिक्षा देना है। ठीक है। समेकित शिक्षा कहलाता है। और समावेशी शिक्षा भी उसी प्रकार से है, सभी बच्चों को, किसी भी प्रकार के बच्चे हों सभी को मिला करके शिक्षा देना एक साथ समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समेकित शिक्षा जान गए हैं, आइए देखते हैं। समेकित शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में अतिरिक्त सहायता दे करके शिक्षण की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। ठीक है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो जो सही बच्चे होते हैं उनकी तुलना में थोड़ा-सा जो है उनको ज़्यादा वरीयता दे दी जाती है ताकि वो जो है मुख्य धारा में आ सकें और वो जो है अपना कार्य को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है। जैसे बच्चा कोई देख नहीं पा रहा है, अगर उसको हम पीछे बैठा देंगे और सुनाई नहीं देगा तो वो समझ भी नहीं पाएगा। आगे रहेगा तो उसको जो बोला जाएगा अध्यापक जो बोलेंगे सुनेंगे और अच्छे से जो है सीख पाएँगे। ठीक है। अलग नहीं बैठाया जाता है, एक में ही रहते हैं लेकिन जो है उनको थोड़ा-सा आगे कर दिया जाता है। सहभागिता कराई जाती है, उनके साथ मतलब जो है सहभागिता आराम से कराई जाती है। 7वां प्रश्न संख्या 27 है, डायट मेंटर कौन होता है? ठीक है। डायट मेंटर जो है कौन होता है? तो डायट मेंटर डायट संकाय के सदस्य होते हैं जो शिक्षकों को प्रशिक्षण, जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य होता है डायट मेंटर का। मार्गदर्शन देना होता है। ठीक है। शिक्षण सामग्री का निर्माण करना होता है कि आखिर किस प्रकार के शिक्षा को देनी चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है। ठीक है। तो वो भी जो है डायट मेंटर का ही कार्य है। ठीक है। तो नई शिक्षण विधियों को लागू करने में सहायता करते हैं। कोई नई शिक्षण विधि आ गई तो उसको लागू करना। प्रश्न संख्या 28 है, एनपीआरसी के 3 मुख्य कार्य बताइए। ठीक है। एनपीआरसी के 3 मुख्य कार्य कौन-कौन से हो जाएँगे? पहला हो जाएगा न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना। ठीक है। परीक्षण हमें बता दिया है क्या करना है। ठीक है। तो पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना। ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा है ब्लॉक संसाधन केंद्रों को प्रशिक्षण व विद्यालयी कार्यों का निरीक्षण कर सुझाव देना व सहयोग देना। ठीक है। जो ब्लॉक के संसाधन के केंद्र होते हैं, ठीक है, उन सभी का कार्य क्या होता है कि जो अध्यापक होते हैं उनको प्रशिक्षण देना और विद्यालय के जो कार्य होते हैं, कार्य करते हैं उन सभी का निरीक्षण करना होता है और उनका सहयोग करना होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है, खेल-कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन-कौन से हैं? ठीक है। तो खेल-कूद के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, पहला तो होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है। मतलब एक-दूसरे को जीतने में लगा रहता है खेल-कूद का। ठीक है। कि हम जीतेंगे, वो सोचेंगे हम जीतेंगे, तो इसी में जो है प्रतिस्पर्धा होती रहती है। सहयोग भी होता है। ठीक है। खेल-कूद में एक-दूसरे का सहयोग करते हैं।
ठीक है। अगर खेल कूद में कहीं लग जाता है तो सभी जो है लोग मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो सहयोग की भावना होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे से अनुशासन होकर के ही खेलते हैं, नहीं तो पता लगा एक अगर अनुशासन नहीं करेगा तो पूरा खेल जो है गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। खेल भावना ये भी जानते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जो है ध्यान देता है, क्योंकि खेल-खेल में जो है साथियों शारीरिक और मानसिक का भी विकास होता है। नेतृत्व करने की क्षमता हो जाती है, खेल कौशल में जो है विकास होता है और ये खेल-कूद के मुख्य जो है सिद्धांत होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, लोच का सिद्धांत क्या है? ठीक है, लोच क्या होता है आइए जानते हैं। लोच का सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु की माँग या आपूर्ति उनकी कीमत में परिवर्तन होने पर कितनी बदलती है, उन्हें जो है लोच कहते हैं। मुख्य माँग की लोच सबसे अधिक उपयोग की जाती है, ठीक है। मुख्यतः क्या है कि जो माँग है वही लोच की सबसे अधिक उपयोग की जाती है। आगे बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न आ गया है और प्रश्न संख्या 31 है, विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आइए, तो विद्यालय भवन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। समुदाय की इसकी सुंदरता रख-रखाव में बड़ा योगदान दे सकता है। जैसे कोई विद्यालय है उसको आकर्षक बनाने के लिए जो है जो समुदाय होते हैं, आस-पास के जो लोग होते हैं उसको देख-रेख कर सकते हैं। अगर कोई उसमें त्रुटि है उधर सुधार सकते हैं, कोई हैंडपंप प्रॉब्लम है तो उसको सहयोग दे सकते हैं। जैसे भवन निर्माण हो गया, मरम्मत में भाग लेना हो गया, अपनी सेवाएँ देना हो गया, आवश्यक वस्तुओं का दान करना हो जाता है, ठीक है? सांस्कृतिक व शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना और बच्चों को जो है भवन की स्वच्छता और देख-रेख करने के लिए प्रेरित करना कि बच्चों को कि तोड़ना नहीं होता है, फोड़ना नहीं होता है, किसी भी दीवार में चलाना नहीं होता है, ठीक है? और हैंडपंप की जो है आस-पास में साफ-सफाई होना, तो ये सभी जो है सिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, जल ही जीवन है को स्पष्ट करते हुए बताइए कि विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध हो सकता है, ठीक है? तो जल ही जीवन का आधार है, इसलिए विद्यालय में बच्चों को स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए स्वच्छ जल स्रोत रखना, पानी को फ़िल्टर आरओ से शुद्ध करना, नल या वाटर नलकूप से सुरक्षित वातावरण करना, स्वच्छ पेयजल के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम करना और टैंकों या कंटेनरों में साफ-सुथरा जल भंडार रखना आवश्यक होता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 33 है, शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, जो शासन होता है, उनसे जो धन प्राप्ति होती है, उन धन को कहाँ-कहाँ पर उपयोग करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है? ये सभी तो अपने मन से साथियों बना करके लिख पाएँगे हेडिंग के माध्यम से। आइए थोड़ा-सा समझ लेते हैं, दिमाग में बैठा रह गया तो आसानी से लिखने में आसान हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को भी शेयर करते चलिए साथियों, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं तो शासन की धनराशि का उपयोग करते समय नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होते है कि कहाँ पर क्या चीज़ें खर्चा की हैं, क्योंकि बाद में रिकॉर्ड भी देना होता है। तो बहुत सोच समझ करके खर्चे करना चाहिए। पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, हाँ, लोगों को भी पता लगनी चाहिए कि ये पैसा इतना यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है? उपयोग के लिए जवाबदेही होनी चाहिए, तय करनी चाहिए कि उपयोग कहाँ-कहाँ पर लगा है, उसका जवाब भी मिल जाए। धन को सही परियोजना पर प्रभावी ढंग से खर्च करना और समय सारणी पर लेखा परीक्षण करना आवश्यक होता है, ठीक है? अगला है प्रश्न संख्या 34, शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय का बेहतर उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? ठीक है? शिक्षक एवं विद्यार्थी जो हैं, उनको विद्यालय के पुस्तकालय जो है, कैसे उनका बेहतर से उपयोग कर पाएँगे, किस प्रकार से करना होता है, आइए उनके बारे में समझते हैं। तो विद्यालय का ज्ञान का भंडार बढ़ाना, ठीक है? जो पुस्तकालय है, वो क्या है? ज्ञान का भंडार है क्योंकि वहाँ पर किताबें, पुस्तकें, वहाँ पर शैक्षणिक कार्य कार्य किए जाते हैं, तो वो जो है
पुस्तक का भंडार होती है, ठीक है, ज्ञान का भंडार। और शिक्षक व विद्यार्थी इसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे शिक्षक हों या विद्यार्थी हों, दोनों का ज्ञान जो है वहाँ से वृद्धि होती है, क्योंकि पढ़ाते समय भी जो है ज्ञान अर्जन होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करके, संदर्भ सामग्री से ज्ञान बढ़ाकर, पुस्तकालय गतिविधियों का आयोजन करके और पुस्तकालय के नियमों का पालन करके, और इससे छात्रों में पढ़ने की आदत और रचनात्मकता विकसित होती है। प्रश्न संख्या 35 है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है? इस संदर्भ में अपने विचार दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास विकसित करते हैं, नेतृत्व क्षमता सिखाते हैं, टीम वर्क का महत्व बताते हैं और अनुशासन का विकास करते हैं, ठीक है। तो पाठ्य सहगामी का मतलब समझ गए हैं साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जो विद्यालय होता है उनमें खेल कूद की जो स्थानें होती हैं, प्लेस होती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को व्यवस्था कैसे रखनी होती है, जो बच्चे खेल कूद करते हैं वहाँ पर उनकी किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आखिर व्यवस्था कैसे चल पाएगी, तो इन सभी चीज़ों को देखना कैसे है। तो आइए, उत्तर हो जाएगा, खेल कूद की व्यवस्था करते समय उपयुक्त और समतल मैदान की व्यवस्था, आवश्यक खेल उपकरण, योग्य प्रशिक्षक, बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहन, खेलों के दौरान अनुशासन और अभिभावकों की भागीदारी जैसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए, प्रश्न संख्या 37 है, विद्यालयी अभिलेखों की सूची बनाइए, ठीक है, किन्हीं दो अभिलेखों के विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। आइए, तो उत्तर हो जाएगा, विद्यालय के प्रमुख अभिलेख हैं शिक्षक डायरी, स्टाफ उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, ठीक है, प्रधानाध्यापक परिवीक्षण पुस्तिका। तो ये सभी जो है विद्यालय के अभिलेख होते हैं, ठीक है। आय व्यय पंजिका मतलब जो कोई भी कार्य हो रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है सब कुछ लिख लिख करके, तो ये सभी जो है अभिलेखित होते हैं, ठीक है। निरीक्षण किया जाता है, उसकी पंजिका होती है, कहाँ पर क्या क्या किया गया है। गृह कार्य रजिस्टर, आखिर आज के दिन में कौन सा गृह कार्य दिया गया, परसों का पहले दिन में कौन सा कार्य दिया गया था, तो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। कक्षा कार्य का रजिस्टर की कक्षा में क्या क्या कार्य किया जा रहा है, खेल कूद, पुस्तकालय, ये सभी जो है पंजिकाएं होती हैं, ठीक है। आइए पहले देखते हैं शिक्षक डायरी क्या होता है। इसमें शिक्षण योजनाएं, सीखने की रणनीतियाँ, बच्चे की प्रगति कैसे कैसे हो पा रही है, किस प्रकार से बच्चा पढ़ रहा है, कितना विकास हुआ, गतिविधियों का विवरण, तो ये सभी जो है क्या है, ये सभी प्रमाण जो है दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है छात्र उपस्थिति पंजिका। इसमें प्रतिदिन प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनुपस्थिति दर्ज की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि छात्र महीने में कितने दिन उपस्थित रहा है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 38 लेते हैं, सामुदायिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं? नामांकन वृद्धि तथा ह्रास अर्थात ह्रास की दर की कमी में समुदाय का प्रकार सहयोग हो सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा, सामुदायिक सहभागिता का कार्य सहभागिता का अर्थ है लोगों का किसी कार्य या योजना में सक्रिय रूप से भाग लेना, नामांकन बढ़ाने और ह्रास दर कम करने के लिए समुदाय शिक्षा के महत्व पर अभियान चला सकता है, बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कर सकता है, नामांकन के लिए प्रेरित कर सकता है, विद्यालय को सहयोग व संसाधन प्रदान कर सकता है और विद्यालय की प्रबंधन में भाग ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 39 है,
नेतृत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की क्या भूमिका होती है? तो उत्तर हो जाएगा, नेतृत्व का अर्थ लोगों को प्रेरित कर एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए मार्गदर्शन देना है। कुशल नेता टीम को दिशा देना है, काम करने के तरीके बताता है, प्रोत्साहित करता है, उपलब्धियों पर पुरस्कार देता है और कठिन परिस्थितियों में सहायता करता है। इससे कार्य की सफलता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो समझ गए हैं साथियों नेतृत्व का क्या मतलब होता है कि कुछ भी जो टीम होती है, नेतृत्व का मतलब होता है जो मेन होता है उनका, जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको करना। ठीक है, तो नेतृत्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अध्यापक नैदान दैनंदिनी शिक्षक के जो दैनिक होता है, दैनिक कार्य, उनके कार्यों का दर्पण है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्या है? दै दैनंदिनी, ठीक है, तो इसका अध्यापक की दैनंदिनी के कार्यों का दर्पण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, आइए समझते हैं। अध्यापक के दैनंदिनी शिक्षण के कार्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत करती है, इसीलिए यह उनके कार्यों का दर्पण कहलाती है। इसमें शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ, छात्रों की प्रगति की गई गतिविधियां और शिक्षण की प्रभावशाली से संबंधित सभी जानकारी दर्ज रहती है। ठीक है, जिससे मूल्यांकन और सुधार में मदद मिलती है। ठीक है, छात्रों की प्रगति हो गई, ठीक है, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम हो गया, तो ये सभी जो है क्या होती है, ये सभी जो है इसमें दर्ज रहती है। ठीक है, आगे, तो ये 40 क्वेश्चन थे साथियों, पूरा समाप्त हो गया है। और 2017 का पेपर कैसा लगा बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ यहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, फॉलो कर सकते हैं हमको फेसबुक पर। ठीक है, और सर्च करना है ज्ञान क्लासेस एकेडमी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं। अगला जो हमारा रहेगा पेपर साथियों 2018 का पेपर रहेगा, तो ठीक है उसको सॉल्व करते हैं आगे के वीडियो में।